हे गाइस, वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सीएच। गुड इवनिंग, नमस्कार सभी लोगों को। फ्रेंड्स, आज विलियम वर्ड्सवर्थ का एक इंपॉर्टेंट ओड के बारे में बात करने वाले हैं। स्पेशली आज 3 से 4 पोएम्स की चर्चा करने वाले हैं आज वन लाइनर के तहत। आइए शुरू करते हैं वीडियो बिना टाइम गंवाए। आज का पहला पोएम है ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी। ठीक है, शुरू करते हैं। कह रहे हैं कि ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी इज वर्ड्सवर्थ्स पोएम। ठीक है, एक ये पोएम है। इट इज़ पब्लिश्ड इन 1807। कब हुआ है? 1807 में। दो इट इज़ रिटेन पार्टली इन 1803 एंड पार्टली इन 1806। कह रहा है कि कुछ हिस्सा 1803 में कंपोज किया गया और कुछ हिस्सा 1806 में टाउन एंड ग्रासमेर में, और 1807 में फाइनली यह इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी जो पोएम है वो पब्लिश होता है। इट वॉज देन पब्लिश्ड एंड ओड, यानी कह रहा है कि एक ओड के रूप में यह पब्लिश हुआ था। इट्स टाइटल इज ओड। अब फुल टाइटल की बात बता रहा है कि इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, यानी जो बचपन के यादें होती हैं ना, वहाँ से जो अमरता की सूचना मिलती है, वह टाइटल है इसका पूरा। आज आगे बढ़ते हैं। इट इज एन इरेगुलर पिंडारिक ओड इन 11 स्टेंजास। कह रहे कि 11 स्टेंजा में यह पूरा है। पिंडारिक ओड यानी इरेगुलर पिंडारिक ओड में यह स्टेंजा दिया गया है इस पोएम का। इट इज एन रेगुलर ओड इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस। कह रहे कि यह एक इरेगुलर ओड है जो एक संबोधन के रूप में दिखाया गया है। डिग्निफाइड इन स्टाइल, स्टाइल में बहुत ही प्रतिष्ठित है, फीलिंग में और टोन में, ऐसा बताया जा रहा है। The ode in the 1807 edition of poems in 2 volumes has the motto Paula Majora Canamas। तो कह रहा है कि 1807 में जो एडिशन पब्लिश हुआ था, जो क्या बोलते हैं 2 वॉल्यूम्स में, उसका जो मोटो है फ्रेंड्स वो पाउला मजोरा कॉनामास है। इसका मतलब समझते हैं। द मोटो मीन्स लेट अस सिंग ऑफ थिंग्स अ लिटिल मोर एलिवेटेड, यानी जो ऊंचा उठा हो ना, आज उसके बारे में कुछ गीत गाते हैं, ऐसा बोल रहा है। या एक और कह रहा है कि लेट अस सिंग अ सम व्हाट लव्ड योर नोबलर सॉन्ग, यानी कुछ ऐसा गीत गाते हैं मिलजुल करके जो कुछ नोबलर सॉन्ग हो, यानी अच्छी गीतें हो। इसका मोटो का अर्थ है। इन 1850 ही रिवाइज द पोएम। अब 1815 में इस पोएम को, इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी पोएम को रिवाइज किया जाता है, इस पोएम को, एंड प्रीफिक्सेस टू इट द लाइन्स ऑफ द रेनबो। और रेनबो की जो लाइन है फ्रेंड्स उसमें ऐड कर दिया जाता है। क्या ऐड किया जाता है? द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन एंड आई कुड विश माई डेज टू बी बाउंड इज टू इच बाई नेचुरल पिटी। ए एक्चुअली माई हार्ट लिफ्ट्स अप, यानी जो रेनबो है पोएम, उस पोएम की जो स्टार्टिंग लाइन है इसे मिला करके रिवाइज किया जाता है, ऐड किया जाता है। एट द सजेशन ऑफ हेनरी क्रैब रॉबिन्सन। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, हेनरी क्रैब रॉबिन्सन के सजेशन पर उन्होंने ऐसा किया था 1815 में। डन, आगे बढ़ते हैं। द लॉन्ग टाइटल सजेस्ट द थीम। लेकिन कह रहे हैं कि जो इसका लंबा टाइटल है फ्रेंड्स, वो इसके थीम को सजेस्ट करता है, सुझाव देता है कि छोटा सा जो बच्चा है ना फ्रेंड्स, वो इमॉर्टैलिटी के बारे में क्या क्या इमेजिनेशन करता है, लेकिन जब वो बड़ा होता है, ग्रोन अप करता है, तो उसकी जो विचारधारा रहती है ना फ्रेंड्स, वो बदली हुई प्रतीत होती है। द नॉलेज ऑफ द सोल्स इमॉर्टैलिटी इज बेस्ड ऑन द मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। कह रहा है कि जो आत्मा के अमरता का जो ज्ञान है ना, वो किस पर आधारित है? बचपन के यादों पर आधारित है। बचपन में अगर हम पैदा हो गए तो हम सोच रहे हैं हमें कभी नहीं मरेंगे, लेकिन जब हम होशियार होते हैं, बड़े होते हैं, तब समझ में आता है कि इमॉर्टैलिटी का मतलब होता क्या है। वन इज अवेयर ऑफ दिस इमॉर्टैलिटी इन चाइल्डहुड। सभी लोग सतर्क रहते हैं इस बचपन में, इस अमरता के प्रति सभी लोग अवेयर रहते हैं, सतर्क रहते हैं। बट दिस मेमोरी फेड्स फ्रॉम वंस माइंड विथ ग्रोइंग ईयर्स। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते जाते हैं वैसे वैसे उनके दिमाग का जो इमॉर्टैलिटी के प्रति है ना इमेजिनेशन, वह फेड होता जाता है, धुंधला पड़ता जाता है। आगे कह रहा था चाइल्ड्स नॉलेज ऑफ इमॉर्टैलिटी इज बेस्ड ऑन द मेमोरी ऑफ हिज लाइफ इन हेवन बिफोर हिज बर्थ। यानी कह रहा है कि जन्म से पहले ये सारा जो यादें होती है ना हेवन की, यानी जो हेवन में उसकी जीवन की यादें होती है ना, उस पर बेस्ड है। स्पेशली हम कल्पनाओं में जीते हैं कि हम पैदा हो गए तो कभी नहीं मरेंगे, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, वो स्पेशली इसी अमरता पर बेस्ड है यह पोएम। आगे कह रहे हैं हेंस द फोकल पॉइंट इज द डॉक्ट्राइन ऑफ रिमिनिसेंस। आपको बता दें जो फोकल पॉइंट है फ्रेंड्स, वो रिमिनिसेंस का मतलब होता है
स्मृतियाँ, संस्मरण कह सकते हैं, जो यादें हैं ना, यादों के सिद्धांत को ज़्यादा फोकल पॉइंट बताता है। जो हम लोग माइंड में सोच लेते हैं ना, उसी यादों को एक सिद्धांत के रूप में बताया गया है इसमें। द ट्रूथ ऑफ दिस डॉक्ट्राइन कैन नॉट बी वेरीफाइड, और कह रहा है कि इस सिद्धांत का जो सत्य है ना, उसे सत्यापित नहीं किया जा सकता। किससे? फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, अनुभवों से सत्यापित नहीं किया जा सकता। सो इट लैक्स द यूनिवर्सल अपील, और इसलिए इसमें यूनिवर्सल अपील की कमी दिखाई देती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? द पोएट आइडियलाइजेस द चाइल्ड। इसमें एक्चुअली जो कवि है ना फ्रेंड्स, वह बच्चे को एक आदर्श के रूप में माना है, बच्चे को आदर्श के रूप में मानता है। ही कॉल्स हिम अ माइटी प्रॉफिट। माइटी प्रॉफिट मतलब होता है शक्तिशाली भविष्यवाणी करने वाला, जो भविष्यवक्ता होता है। सीयर ब्लेस्ड का मतलब ये होता है ऐसा व्यक्ति जो बातों को बताए, पैगंबर टाइप का व्यक्ति। ठीक है, और क्या कह रहा है? एंड बेस्ट फिलोसफर, यानी बच्चे को आदर्श मानता है इस पोयम में, और उसे माइटी प्रॉफिट, सीयर ब्लेस्ड एंड बेस्ट फिलोसफर का दर्जा देता है, उसे बुलाता है, कहता है। ही इज थैंकफुल टू द मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। कह रहा है कि वो बच्चे के यानी बचपन के जो स्मृतियों को क्या करता है? धन्यवाद देता है, आभारी होता है। नॉट सो मच फॉर द इनोसेंस, डिलाइट्स एंड फ्रीडम, बट फॉर द डाउट्स ऑफ कंसर्निंग द रियलिटी ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड। कह रहा है कि अच्छा, बचपन की यादों के लिए नहीं, उसके इनोसेंस के लिए नहीं, यानी जो उसकी मासूमियत के लिए नहीं धन्यवाद दे रहा है। ठीक है, डिलाइट्स के लिए नहीं, फ्रीडम के लिए नहीं, बट फॉर द डाउट्स, यानी उन डाउट्स के लिए थैंकफुल है, आभारी है। कंसर्निंग द रियलिटी ऑफ एक्सटर्नल, जो बाह्य दुनिया का सत्यता है ना, उसके डाउट्स से वो थैंकफुल हो रहा है कि वह व्यक्ति इतना जो उसकी जो सोचने का या समझने की जो क्षमता है, वह किससे? वह एक्सटर्नल वर्ल्ड की रियलिटी से संबंध करता है। यानी समझिएगा, तो कह रहा है कि इसके लिए धन्यवाद नहीं दे रहा है, बल्कि उसके डाउट्स के लिए उसे धन्यवाद देता है। ही थिंक्स ऑफ कंपेंसेशन। कंपेंसेशन का मतलब होता है मुआवजा। वह मुआवजे के बारे में सोचता है। नो डाउट ही हैज़ लॉस्ट द विजन ऑफ चाइल्डहुड। कह रहा है कि कोई संदेह नहीं है, ही हैज़ लॉस्ट द विजन ऑफ चाइल्डहुड, यानी उसने बचपन की दृष्टि को खो दिया है। बट ही हैज़ बिकम मोर ह्यूमन एंड मेच्योर देन बिफोर, और पहले से अब वह एक बच्चे के रूप से मानव बन चुका है और मेच्योर बन चुका है। यानी हम बचपन में क्या सोचते थे उसकी बात नहीं कर रहा है, हम धीरे धीरे यथार्थ में आ जाते हैं। और कब? जब हम बड़े हो जाते हैं तब। ही हैज़ डेवलप्ड सिंपैथी फॉर हिज फेलो बीइंग्स, और वह अपने साथियों के लिए बड़ा ही सिंपैथी डेवलप करता है। ही इज श्योर दैट देयर इज अ लाइफ बियॉन्ड दिस लाइफ, वह इस बात से निश्चित है कि इस जीवन के परे कोई और भी जीवन है। ठीक, विथ द पैसेज ऑफ टाइम हिज विजन ऑफ नेचर हैज़ बिकम सोबर, और कह रहा है कि उनका जो दृष्टिकोण है नेचर के प्रति वो बदल चुका है। नाउ ही कैन सी समथिंग नोबलर वाइजर इन द हम्बल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर, और वह प्रकृति के वस्तुओं में उनसे हम्बल और वाइजर चीज़ों को, नोबलर चीज़ों को देखने की कोशिश कर सकता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि इट सीम्स दैट वर्ड्सवर्थ माइट हैव बारोड द आइडिया फ्रॉम हेनरी वैगन द रिट्रीट, और कह रहा है कि यह जो आइडिया है, ऐसा प्रतीत होता है कि यह जो आइडिया है ना, इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी वाला, वह हेनरी वैगन्स के वर्क है द रिट्रीट, उस रिट्रीट से उन्होंने उधार दिया है। जो इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी है ना फ्रेंड्स, ये जो आइडिया है वह हेनरी वैगन्स के द रिट्रीट से लिया गया है, ऐसा प्रतीत होता है। ठीक है, स्पेशली चाइल्डहुड के बारे में है यह पोयम। बढ़ते हैं नेक्स्ट पोयम की ओर। अगला जो पोयम है वी आर सेवन इज वर्ड्सवर्थ पोयम। ठीक है, वर्ड्सवर्थ पोयम। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ड्सवर्थ कंपोजेज द लास्ट स्टेंजा फर्स्ट। कह रहा है कि अंतिम स्टेंजा को फ्रेंड सबसे पहले कंपोज करता है। द पोएट कम्स टू द गुडरिच कैसल। पोएट जो है गुडरिच कैसल में जाता है, वेयर ही मीट्स अ लिटिल गर्ल, और जहाँ पर एक छोटी सी बच्ची से मिलता है। दिस लिटिल गर्ल बिकम्स ए मॉडल फॉर द लिटिल गर्ल ऑफ दिस पोयम, और कह रहा है कि यह छोटी सी बच्ची जो है एक मॉडल के रूप में बन जाती है फॉर द लिटिल गर्ल ऑफ दिस पोयम, यानी जो लड़की पोयम में है उस पोयम की लड़की जो है यह सामने वाली लड़की मॉडल बन जाती है। द पोएट टॉक्स टू द कॉटेज गर्ल, उस झोपड़ी में रहने वाली बच्ची से पोएट बात करता है।
ही आस्क्ड अबाउट द नंबर ऑफ द ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हु लिव विथ हर। और पोएट जो है उसके पूछता है उसके कितने भाई बहन हैं जो उनके साथ रहते हैं। तो सी काउंट 7 मेंबर्स, वो कितना बताती है? 7 मेंबर्स बताती है। दो हर 2 ब्रदर्स आर नो मोर, यद्यपि उसके 2 भाई नहीं हैं। देखिएगा 7 बताती है, 7 में से 2 नहीं हैं, फिर भी वह 7 ही बताई है। क्यों? तो सी इज विथ नेचर, क्यों वह प्रकृति के साथ है और उनको अभी भी अलाइव मानती है कि वो लोग जिंदा हैं तो नहीं, लेकिन वो जिंदा हैं ऐसा वो मानती है। सी फेल्स टू अंडरस्टैंड डेथ, यानी वह डेथ को समझने के लिए असफल है, वह डेथ के बारे में समझने के लिए असफल हो जाती है। उसे नहीं पता कि डेथ क्या है, तभी तो 5 के स्थान पर उसने 7 बताया, जबकि 2 लोग उसमें से नहीं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द पोएम प्रोवाइड्स अ कनेक्टिंग लिंक टू द इंडिविजुअल विद द प्लेस ऑफ बर्थ। कह रहा है कि जो जन्म स्थान होता है ना, व्यक्तिगत रूप से उसको कनेक्ट करने की कोशिश किया जा रहा है इस पोयम में। वो 2 लड़के नहीं हैं, फिर भी उस बच्ची ने जवाब दिया कि हम लोग कितने हैं? 7 हैं, जबकि 2 भाई उसके ऑलरेडी मर चुके हैं। इट इज़ कंपोज्ड इन 1798, 1798 में VR7 जो पोयम है कंपोज किया जाता है और पब्लिश होता है इन लिरिकल बैलेट्स। और 1798 में ही लिरिकल बैलेट का जो फर्स्ट एडिशन आया था उसमें पब्लिश होता है। ओके, बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पोयम है साइमन ली द ओल्ड हंट्समैन। आइए शुरू करते हैं इसके बारे में। कह रहा है कि साइमन ली द ओल्ड हंट्समैन इज वर्ड्सवर्थ्स पोयम अबाउट एन ओल्ड हंट्समैन साइमन ली हु लिव्स विथ हिज वाइफ रूथ। ठीक, जो साइमन ली है वो अपनी पत्नी के साथ रहता है जिसका नाम है रूथ। और एक बात और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपको बता दें रूथ एक पोयम है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। याद करिए, जो यंग अमेरिकन बॉय के चक्कर में पड़ जाती है और उसे पुनः वह छोड़ देता है, ठीक है, और ये अपने आप को एक टोन नदी के किनारे जा कर के रहने लगती है और प्रकृति से अपना रिश्ता जोड़ लेती है, तब वो खुश रहती है। तो रूथ वाली कहानी भी ध्यान रखिएगा। इसमें एक्चुअली बता रहा है कि साइमन ली जो ओल्ड हंट्समैन है वो अपनी पत्नी रूथ के साथ रह रहा है। आगे कह रहा है कि इट इज़ द वेरिएंट फॉर्म ऑफ द ट्रेडिशनल बैलेट। कह रहे हैं कि एक वेरिएंट फॉर्म है किसका? पारंपरिक जो बैलेट होता है ना उसका एक रूप है। इट हैज़ 13 स्टेंजास, 13 स्टेंजा है इसमें। द स्टेंजा हैज़ 8 लाइन्स दो इट सेल्फ स्प्लिट इंटू 2 क्वार्टरंस। कह रहे हैं कि जो स्टेंजा है ना 8 लाइन्स का है जिसमें 2 क्वार्टरंस ऑलरेडी शामिल हैं। इट इज़ कंपोज इन 1798 एंड पब्लिश इन लिरिकल बैलेट्स। और 1798 में कंपोज किया जाता है और साथ ही लिरिकल बैलेट में इसे पब्लिश भी किया जाता है। साइमन ली इज अ फेमस फॉर इज फिजिकल हेल्थ। देखिएगा इस बात को ध्यान में रखिएगा, साइमन ली जो ओल्ड हंट्समैन है वह फिजिकल हेल्थ के लिए फेमस है। ही डिस्ट्रॉयज नेचर, वह प्रकृति को बर्बाद करता है। इट इज़ ट्रू दैट अ मैन व्हेन ही इज यंग डज नॉट केयर फॉर नेचर। यह सत्य बात है कि जब व्यक्ति एक नौजवान रहता है वह केयर नहीं करता प्रकृति के बारे में एंड द सोसाइटी, समाज के बारे में। बट इट इज़ ओनली व्हेन ही बिकम्स ओल्ड, लेकिन वही व्यक्ति सोसाइटी और प्रकृति के प्रति बहुत ही अलर्ट हो जाता है जब ही बिकम्स ओल्ड, जब वह ओल्ड हो जाता है। ही रियलाइजेज हिज हेल्पलेसनेस, और उसके बाद वह अपने असहाय के बारे में महसूस करने लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अंतिम जो पोयम है द टेबल्स टर्नेड, उसकी चर्चा कर लेते हैं। द टेबल्स टर्नेड इज वर्ड्सवर्थ्स पोयम। इट इज़ कंपोज इन 1798, पब्लिश्ड इन लिरिकल बैलेट्स। तो यह भी लिरिकल बैलेट्स में पब्लिश होता है। इट कंटेन्स 32 लाइन्स इन 8 स्टेंजास। ठीक, 8 स्टेंजा यानी एक स्टेंजा तो कितने, एक स्टेंजा कितने लाइन का? 4 लाइन का, तभी तो 8 को 32 लाइन होगा। ठीक, इट प्रमोट्स दैट नेचर इज द बेस्ट टीचर। और यह पोयम प्रमोट करता है कि प्रकृति ही सबसे बेहतर अध्यापक है। इट मेक्स अ कंपेरिजन ऑफ द सिटी लाइफ विद द नेचुरल लाइफ। और यह पोयम एक और तुलनात्मक अध्ययन करता है किसका? सिटी लाइफ का और नेचुरल लाइफ का। हेंस द नोशन ऑफ करप्शन, इसलिए जो करप्शन का जो अवधारणा है ना एंड प्योरिटी, और प्योरिटी मैंने शुद्धता की अवधारणा है, सोन इन कंट्रास्ट, दोनों को इसमें एक विरोधाभास के रूप में दिखाया गया इस पोयम में। किसका? तो करप्शन और शुद्धता, यानी करप्शन एंड प्योरिटी का जो अवधारणा है उसको कंट्रास्ट के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है। द पोएट फील्स दैट अ मैन कैन लर्न फ्रॉम मोर नेचर देन फ्रॉम अ बुक। कह रहा है कि किताब की अपेक्षा वो प्रकृति से ज़्यादा सीख सकता है, ऐसा पोएट महसूस करता है।
An evening scene on the same subject is the subtitle of this poem. द टेबल टर्नेड का सब टाइटल फ्रेंड्स एन इवनिंग सीन ऑन द सेम सब्जेक्ट, ध्यान रखिएगा, ठीक। आगे कह रहा था पोयम इज इन द फॉर्म ऑफ एड्रेस, और यह पोयम जो है एक संबोधन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ये स्पीकर द पोएट एड्रेसेज हिज फ्रेंड मैथ्यू हु इज ग्रेट बुकवॉर्म। जो पोएट है उसके फ्रेंड है मैथ्यू जो बहुत ही क्या है, ग्रेट बुकवॉर्म है, किताबी कीड़ा है, उसको यह संबोधित करते हुए कहते हैं। द पोएट टर्न्स द टेबल एंड मेक्स द कॉन्फ्रंटेशन। कह रहा है जो पोएट है ना वो टर्न्स द टेबल, टेबल को उलट देता है, एंड मेक्स द कॉन्फ्रंटेशन मतलब होता है आमना सामना, और अपने फ्रेंड से आमना सामना होता है उसका। ही रिक्वेस्ट हिज फ्रेंड टू क्विट हिज बुक्स, वो अपने मित्र से, दोस्त से कहता है कि वह किताबों को क्या करे, क्विट कर दे, छोड़ दे। ही आस्क्स हिम टू क्लियर हिज लुक्स, और वो कहता है अपनी लुक्स को क्या करे, साफ करे, अपनी निगाहों को अच्छे से साफ करे और प्रकृति के बारे में देखे और सोचे। ही आस्क हिम टू कम टू नेचर, वो चाहता है कि वो प्रकृति के करीब पहुँचे। बुक्स टीच अ डल एंड एंडलेस स्ट्राइफ, लेट नेचर बी योर टीचर। देखिए ये लाइन है टेबल टर्नर्स का, कह रहा है कि वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नल वुड में टीच यू मोर ऑफ मैन। देखिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। ऑफ मॉरल इविल एंड ऑफ गुड देन ऑल द सेजेस कैन, enough of the science and of art, close up those barren leaves, come forth and bring with you a heart that watches and receives। ठीक, और अंतिम लाइन जो कर रहा है, द पोएम दैट इज पेयर्ड विथ द टेबल्स टर्नेड इज एक्सपेस्टुलेशन एंड रिप्लाई। कह रहा है कि यह पोएम जो है किसका पेयर किया जा रहा है, जुड़वा किसका है, तो एक्सपेक्टुलेशन एंड रिप्लाई का टेबल टर्नेड क्या है, उसका जोड़ा है कह सकते हैं। ठीक है, ये रहा आज का कुछ इंपॉर्टेंट वर्क के बारे में वन लाइनर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।